हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए दोस्तों, जैसे कि हम कंटिन्यू एमसीक्यू क्वेश्चन लगा रहे हैं और कमेंट पे फिर मैं नया एक्ट लेकर आया हूँ। अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 का ये एक्ट है। इसके एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप किसी भी समय का इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। मैं बाद में बात कर चुका हूँ पिछली वीडियो में दोस्तों। कंटिन्यू अपने पढ़ाई जारी रखें, जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे पास निर्णय आने वाला है। जो कुछ भी है स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 कब से प्रवर्तन है, कब से लागू हुआ है? दोस्तों ये इस एक्ट को 21 फरवरी 2019 से इसे लागू किया गया है। 21 फरवरी 2019 से इसे लागू किया गया है। याद रखिएगा, तारीख महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समुचित सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों समुचित सरकार के अंतर्गत क्या आते हैं? बिना विधानमंडल आवाल्य संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित की बाबत केंद्र सरकार अभिप्रेत है। पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित मामलों की बाबत उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित मामलों की बाबत उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है। राज्य से संबंधित मामलों की बाबत राज्य सरकार अभिप्रेत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों सही ई है। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर सही होंगे। इसके सभी इसके अंतर्गत आते हैं, समुचित सरकार के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी भी आती है दोस्तों, कोई भागीदारी फर्म भी आता है, हिंदू अविवादित कुटुंब भी आता है, तो पुरुष सभी आते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। व्यक्ति के अंतर्गत तीनों चीज़ें शामिल हैं इस एक्ट के तहत। व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं तो कोई न्यास, कोई संगम, कोई सोसाइटी, दोस्तों सभी इसमें आते हैं। इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो जंगम या स्थावर संपत्ति, जंगम हो या स्थावर हो, अमृत संपत्ति, हित या हक दर्शाने वाले विलेख या लिखित, उपरोक्त सभी दोस्तों क्वेश्चन इसका सही ऑप्शन इसका भी डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, सही सम्मिलित युग्म कौन सा है? सही ऑप्शन बताइए। व्यक्ति धारा 210 में है, संपत्ति धारा 212 में है, अविनियमित निक्षेप स्कीम को 217 में बताया गया है। दोस्तों ये सभी परिभाषाएं दी गई हैं, ये सही सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सभी सही हैं, डी सही सभी हैं, ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अनियमित निक्षेप स्कीम को परिभाषित किया गया है। अविनियमित निक्षेप स्कीम कहाँ पर परिभाषित किया गया है? तो अभी हमने देखा 217 में किसको परिभाषित किया गया था, अनियमित निक्षेप स्कीम को। आई में 217 में ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 217, धारा 217, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन इंगित कीजिए। अविनियमित निक्षेप स्कीम से ऐसी कोई स्कीम या ठहराव विपरीत है जिसके अधीन किसी निक्षेप लेने के द्वारा कारोबार के माध्यम से निक्षेप स्वीकार किए जाते हैं। अविनियमित निक्षेप स्कीम ऐसी कोई स्कीम या ठहराव अभिप्रेत है जिसके अधीन किसी निक्षेप लेने के द्वारा कारोबार के माध्यम से निक्षेप करना याचना की जाती है, निक्षेप याचना की जाती है। यह अविनियमित स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो अधिनियम द्वारा नियमित नहीं होता। ठीक है, ये ऐसी स्कीम है जो अधिनियम द्वारा नियमित नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 सी इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अविनियमित निक्षेप इसकी अवधि पर पाबंदी लगाई गई है? तो धारा 3 के अधीन इस पर पाबंदी लगाई गई है, धारा 3 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन के निक्षेप डिपॉजिट स्वीकार करने वाला दंडित किया जा सकेगा। यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो वह दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष की कारावास, 3 लाख रुपये जुर्माना, दोनों से 2 लाख रुपये तक का कारावास या 3 लाख रुपये तक के जुर्माने, दोनों से दंडित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11। जो कोई अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन का निक्षेप की इच्छा करता है तो वह दंडनीय होगा। न्यूनतम 1 वर्ष के कारावास, न्यूनतम 2 लाख रुपये जुर्माना या दोनों से
या कोई नहीं, तो इसका भी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोनों से। ठीक है, यहाँ सभी करता है तो 1 वर्ष के कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 वाला। अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में निक्षेप डिपॉजिट स्वीकार करने पर ऐसा व्यक्ति दंडनीय होगा। यदि कोई स्वीकार करता है तो दंडनीय है। तो किस धारा में बताया गया है? धारा 21 में, धारा 21 के अंतर्गत उसे दंडनीय, ठीक है, धारा 21 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए, 13 नंबर का। अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में निक्षेप स्वीकार करने पर निक्षेप स्वीकार करने वाला व्यक्ति दंडनीय होगा। स्वीकार करने वाला व्यक्ति दंडनीय होगा 2 वर्ष के कारावास और 7 वर्ष से 2 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष, न्यूनतम 2 अधिकतम 7, न्यूनतम 1 अधिकतम 3, न्यूनतम 3 अधिकतम 7 और न्यूनतम 4 अधिकतम 10। दोस्तों इसमें सजा प्रावधान जो है वो है न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष का कारावास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में निक्षेप स्वीकार करता है और ऐसे निक्षेप के प्रतिदाय में कपटपूर्वक व्यतिक्रम करता है तो वह दंडनीय होगा। दोस्तों 3 वर्ष से कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी, ए एवं बी दोनों से। चलो ठीक है, सी आज का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में निक्षेप स्वीकार करता है और उसके प्रतिदाय या परिधान से कपटपूर्वक व्यतिक्रम करता है तो वह दंडनीय होगा। ठीक है, वही क्वेश्चन देखो दोस्तों, 3 वर्ष से कारावास, अधिकतम 10 वर्ष तक कारावास, न्यूनतम 3 अधिकतम 10, न्यूनतम 5 लाख रुपए के जुर्माने से, किंतु वहाँ व्यक्ति से एकत्रित की गई सकल निधियों की रकम से 2 गुनी तक हो सकेगी। दोस्तों दोनों कंडीशन यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। आइए 16, कोई व्यक्ति विनियमित निक्षेप स्कीम के तहत जमा धनराशि की परिपक्वता पर उसे वापस करने में कपटपूर्वक व्यतिक्रम करता है। कि वापस करने में क्या करता है? व्यतिक्रम कपटपूर्वक, तो वहाँ दंडनीय होगा। दोस्तों वहाँ जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, इसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत कम समय है, यहाँ पर मैं सीधे सीधे क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखते हुए। धारा 17, कोई निक्षेप लेने वाला धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, अर्थात अर्थात विधिपूर्ण निक्षेप राशि की परिपक्वता होने पर उसे संदाय करने में कपटपूर्ण ढंग से व्यतिक्रम करता है तो उसे दंडित किया जा सकेगा। जुर्माना से दोस्तों जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो 25 करोड़ रुपए तक या अभी लाभों की रकम से तिगुनी से इनमें से जो भी अधिक हो, तिगुनी रकम या इनमें से जो भी अधिक हो दोस्तों, 5 लाख से कम नहीं होगा, न्यूनतम 5 लाख रुपए, और 25 करोड़ रुपए या अभिलाभों की रकम से 3 गुनी इनमें जो भी अधिक हो उससे दंडित किया जाएगा। और यही इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। 2 लाख रुपए और 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन 2 करोड़ और 2 लाख 15 करोड़ और 3 लाख 20 करोड़। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 5 लाख से कम नहीं होगा, किंतु 25 करोड़ रुपए और अभिलाभों की रकम का 3 गुना। इसका सही ऑप्शन होगा यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। अधिनियम के किस धारा में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अविनियमित जमा स्कीमों के संबंध में सदोष उत्पीड़न नहीं करेगा? 3, 4, 5, 7। तो दोस्तों 5 में बात कही गई है। ठीक है, सदोष उत्पीड़न नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, अनियमित जमा स्कीमों में धन जमा करने हेतु सदोष उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति दंडनीय होगा। न्यूनतम 1 वर्ष से कारावास, 2 वर्ष से कारावास, 3 वर्ष और 5 वर्ष। सही ऑप्शन है न्यूनतम 1 वर्ष से कारावास से दोस्तों दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20,
राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करती है किस धारा के अधीन? तो धारा 7 के अधीन राज्य सरकार नियुक्त करती है सक्षम प्राधिकारी को। ठीक है, कौन करता है? राज्य सरकार करती है, धारा 7 के अधीन। याद रखिएगा, कौन करता है सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति? यानी सरकार, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करती है धारा 7 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम की धारा 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति समुचित सरकार यह कर सकेगी। सचिव की पंक्ति से अनिम्न अधिकारियों को, जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से अनिम्न अधिकारी, तहसीलदार की पंक्ति से अनिम्न, या उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश को। दोस्तों सचिव की यहाँ पर बात कही गई है इस एक्ट में, जो है वो सचिव की पंक्ति से अनिम्न अधिकारी को दोस्तों यहाँ पर सरकार, समुचित सरकार क्या करेगी? नियुक्त करेगी। ध्यान रखिएगा, सचिव की पंक्ति से ध्यान रखिए, सचिव, ध्यान रखना सचिव है दोस्तों। विनियमित परिच्छेद स्कीम में जो है वो सचिव की पंक्ति से नीचे, बाकी हमने देखा औपचारिक, हम सभी एक्टों में देखते हैं, यहाँ पर सचिव, ध्यान रखना, इस ये डिफरेंस है यहाँ पर सचिव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निक्षेप लेने वाले द्वारा धारित निक्षेपों की अंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा सक्षम प्राधिकारी कर सकेगा। अभिहित न्यायालय, सेशन न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, जिसको राज्य सरकार ने, ठीक है, नियुक्त किया, वो सक्षम प्राधिकारी कर सकेगा। धारा 22 का ए ऑप्शन नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, समुचित सरकार अभिहित न्यायालयों का गठन किस धारा के अंतर्गत करती है? तो धारा 8 के अंतर्गत यहाँ पर वो न्यायालयों का गठन करेगी। धारा 8 के अधीन राज्य सरकार ही करेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, 24वां क्वेश्चन देखिए, अभिहित न्यायालय का गठन कौन करता है? दोस्तों अभिहित न्यायालय का गठन समुचित सरकार संबंधित उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। समुचित सरकार करेगी, लेकिन समुचित सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से करेगी। ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए 25, अभिहित न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश होगा। जिला और सेशन न्यायालय से अनिम्न कोई न्यायाधीश, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश की पंक्ति से अनिम्न कोई न्यायाधीश, ए एवं बी। दोस्तों ए एवं बी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अभिहित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी और न्यायाधीश होगा, जिला या सेशन न्यायाधीश का कोई इससे निम्न का ना हो, और अपर जिला सेशन न्यायाधीश की पंक्ति से अनिम्न का न्यायाधीश ना हो। ठीक है, ए एवं बी दोनों में से कोई भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 25 का सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित युग्मक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो सक्षम प्राधिकारी को 207 में राज्य सरकार नियुक्त करती है। अभिहित न्यायालय की समुचित सरकार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श के बाद और सूचना का साझा किया जाना 11 के अनुसार। ठीक है, तो क्या अभिहित न्यायालय की शक्तियाँ धारा 19 में नहीं? यह ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, अभिहित न्यायालय की शक्तियाँ किस धारा में दी गई है? तो अभिहित न्यायालय की शक्ति धारा 18 में दी गई है, जहाँ पर 19 बताया था, गलत था ये। ठीक है, तो काय में दी गई है? 18 में दी गई है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, अधिनियम की धारा 14 के अधीन अंतिम कुर्की की नीलामी या विक्रय के लिए आवेदन कौन देता है? तो आवेदन देगा आपको सक्षम प्राधिकारी। कौन देगा दोस्तों? सक्षम प्राधिकारी इसको आपको आवेदन देगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, धारा 14 के अधीन सक्षम प्राधिकारी अंतिम कुर्की को अत्यंतिक करने या लोक नीलामी हेतु किसके समक्ष आवेदन देगा? तो ये अभिहित जो न्यायालय गठित अभिहित न्यायालय को देगा। ठीक है, जिसकी राज्य सरकार उन्हें अभिहित न्यायालय को गठन करेगी, उसको ही यहाँ पर ये क्या देगा? नीलामी हेतु आवेदन देगा। किसको देगा? अभिहित न्यायालय को देगा, ना कि सेशन न्यायालय, तहसीलदार, जिला कलेक्टर। अभिहित न्यायालय को देगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी अंतिम कुर्की के पूर्ण करने हेतु या लोक नीलामी हेतु या प्राइवेट विक्रय हेतु आवेदन अभिहित प्राधिकारी को करता है? इस धारा के अधीन धारा 15 के अधीन, धारा 15 के अधीन ये करता है दोस्तों, धारा 15 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, धारा 31 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी अंतिम कुर्की के आदेश की तारीख से
30 दिनों के भीतर अभिहित न्यायालय को आवेदन देगा। कितने दिनों के भीतर दोस्तों? अधिकतर आप देखिएगा तो 30 दिनों के अंदर ही आपको बहुत जगह ये ऑप्शन एक देखने को मिलेगा। कहीं कई बार 60 हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अधिकतर 30 है, ठीक है। तो यहाँ आप इस चीज़ को देखिए, कंपलसरी ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है। धारा 14 के दिन जो है वो 30 दिनों के भीतर अभिहित न्यायालय को आवेदन देगा, 30 दिनों के भीतर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। धारा 14 के अधीन अभिहित न्यायालय को अंतिम कुर्की की पुष्टि करने की शक्ति प्राप्त है। तो कुर्की करने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों धारा 15 के अंतर्गत। धारा कुर्की जो करने की आपको शक्ति दी गई है वो धारा 15 के अंतर्गत दी गई है। धारा 14 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए दिए गए आवेदन का निस्तारण कितनी अवधि में पूरा करने का प्रयास करेगा? आवेदन प्राप्ति के 60 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर, 120 दिन के भीतर, 180 दिन के भीतर। तो 6 3 18, 6 माह और या 180 दिन के भीतर दोस्तों वो पूरा करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। धारा 15 के अंतर्गत अभिहित न्यायालय को निम्नलिखित में से क्या शक्तियाँ हैं? कुर्की आत्यंतिक करने का, कुर्की के अंतिम आदेश का रद्द करने का, कुर्की की गई संपत्ति को नीलामी विक्रय करने का निर्देश या प्राइवेट विक्रय का निर्देश या उपरोक्त सभी दोस्तों। तो ये सारी शक्तियाँ हैं धारा, ठीक है, 15 के दिन सही शक्तियाँ हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर ई सही क्वेश्चन ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 35। निक्षेप लेने वाला किसी संपत्ति को सद्भावपूर्वक अंतरित नहीं करता। सद्भावपूर्वक नहीं करता, ध्यान रखिएगा, सद्भावपूर्वक नहीं करता और उसके अनुरूप प्रतिफल के बिना अंतरित करता है, और बिना प्रतिफल के अंतरित करता है। तो अभिहित न्यायालय उतनी संपत्ति की कुर्की का आदेश करेगा जो उसकी राय में अंतरित संपत्ति के उचित मूल्य के बराबर है। उचित मूल्य के बराबर है या दोगुना है या बराबर है, बाजार मूल्य के बराबर है, दोगुना है या कोई नहीं दोस्तों, उचित मूल्य के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन होगा, उचित मूल्य के बराबर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 36। धारा 15 के अंतर्गत निक्षेप लेने वाला धारा 16 में विनिर्दिष्ट अंतरित कुर्की की पुष्टि से पहले अभिहित न्यायालय को कुर्की के बदले संपत्ति का उचित मूल्य जमा करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन दे सकता है। किस धारा के अधीन वो आवेदन दे सकता है? धारा 17 के अधीन। 18, 19, 21 धारा 17 के अधीन दोस्तों आवेदन दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37। अभिहित न्यायालय के किसी अंतिम आदेश से पीड़ित सक्षम अधिकारी या कोई व्यक्ति अपील कर सकेगा। तो अपील धारा 19 के अंतर्गत, धारा 19 के अंतर्गत वह अपील कर सकेगा। धारा 19 याद रखिएगा, अपील से बारे में प्रावधान करती है। ऑप्शन नंबर 38। अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत कौन अपील कर सकता है? तो सक्षम प्राधिकारी भी और कोई भी पीड़ित व्यक्ति, ठीक है। दोनों ऑप्शन चाहिए यहाँ पर, ए एवं बी। अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपील किसके समक्ष की जाएगी? तो हाई कोर्ट के समक्ष की जाएगी, ठीक है। सेशन न्यायालय को ही अभिहित न्यायालय में, सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय में अभिहित करने की सरकार की शक्ति दोस्तों आप जानते हैं। तो यहाँ पर जो अपील जो होगी वो किसे होगी? हाई कोर्ट को होगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40। धारा 19 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकेगी कितने दिनों के भीतर? तो दोस्तों 60 दिनों के भीतर की जा सकेगी, 30 दिनों के, 90 दिनों के, 180 दिनों के। तो मैंने आपको बताया था अधिकतर हमको 30 दिन और रेयर कंडीशन में 60 दिन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर 7 दिन और कहाँ पर 30 दिन है। तो अपील जो की जाएगी दोस्तों हाईकोर्ट में वो की जाएगी 60 दिनों के भीतर, 60 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिनियम की धारा 20 के अधीन कोई विशिष्ट मामला एक अभिहित न्यायालय से दूसरे अभिहित न्यायालय को अंतरित करने का आदेश दे सकता है। कौन दे सकता है? एक न्यायालय से अन्य दूसरे न्यायालय में, एक अभिहित न्यायालय से दूसरे न्यायालय को अंतरित ट्रांसफर करने का आदेश दे सकता है दोस्तों। कौन? तो वो देगा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उच्चतम न्यायालय को किसी विशेष न्यायालय की अंतरित करने
अंतरित करने का निर्देश देने की शक्ति किस धारा में प्राप्त है? धारा 20 में से प्राप्त है, धारा 20 में प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 43। अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में मामलों के अंतरण हेतु आवेदन किस आधार पर दिया जाता है? धारा 30 में निर्देश प्रकृति के निक्षेप स्कीम में दोष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निक्षेप स्कीम की वैधता गलत मामले में विधि सार्वन प्रश्न अंतर्निहित, ये भी नहीं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44। अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत मामलों का अंतरित करने का आवेदन कौन देगा? सक्षम प्राधिकारी देगा या हितबद्ध पक्षकार देगा? तो चाहे ये दे चाहे ये दे, ऑप्शन नंबर तो दोनों सही हैं, ए एवं बी दोनों में से कोई भी, ठीक है। सी इसका सही ऑप्शन होगा। आइए को 45। धारा 20 के अधीन मामले को अंतरित करने वाला आवेदन उच्चतम न्यायालय इस आधार पर खारिज कर देता है कि वह तुच्छ तंग और करने वाला है। ऐसा आवेदन है तुच्छ या तंग करने वाला है, तो वहाँ आवेदक को प्रतिकर का संदाय करने का आदेश देगा। 10,000, 25,000, 25,000 रुपये से अनाधिक राशि, ठीक है। 75,000 से अनाधिक राशि, ठीक है। 10,000, 25,000, 50,000 और 75,000। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों 50,000 रुपये से अनाधिक, 50,000 से अधिक राशि नहीं, ठीक है, का आदेश देगा। 50,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 50,000 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। इस अधिनियम के अधीन अपराध और दंड से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में किए गए हैं? तो धारा बार बार निकल रहा है। अध्याय है जो 6, अध्याय 6 में, ठीक है, अपराध और दंड से संबंधित प्रावधान किए गए हैं अध्याय 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। कोई अभियंत न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान ले सकेगा पीड़ित के परिवाद पर, आरोप पत्र के आधार पर, विनियामक द्वारा परिवाद करने पर, या उपरोक्त सभी स्थिति में। तो अभियंत न्यायालय जो है दोस्तों संज्ञान लेगा, वो लेगा विनियामक द्वारा परिवाद करने पर। इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। 48। सही सम्मिलित युग्म बताना हमें। अभियंत न्यायालय द्वारा कुर्की की धारा 15 दोस्तों सही। उच्च न्यायालय को अपील 19 सही। अपराधों का संज्ञान दोनों धारा 27 में सही, और उपरोक्त सभी दोस्तों डी इसका ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा, तो अपराध जो है वो संज्ञेय और अजमानती है। संज्ञेय है और अजमानती है दोस्तों, गंभीर अपराध है और इसमें जमानत का प्रावधान नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अपराधों की सूचना दी जाती है पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, पीड़ित व्यक्ति द्वारा, ठीक है। तो 29 के अंतर्गत जो है वो पुलिस अधिकारी द्वारा दी जाती है। 29 के अंतर्गत अपराधों की सूचना पुलिस अधिकारी द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध के बारे में सूचना अभिलिखित किए जाने के पश्चात उसकी सूचना किसे देगा? तो दोस्तों वो सूचना किसे देगा? सक्षम प्राधिकारी को देगा। अभी 29 में हमने बात करी, पुलिस अधिकारी देगा, किसको देगा? सक्षम अधिकारी को देगा। किस धारा में बात कही गई है? धारा 29 में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 51 हमारे कंप्लीट होते हैं। आइए 42। इस अधिनियम के अधीन अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाने पर उसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा। अभी हमने बात करी। फिर तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों 29 में, ठीक है, 29 के अंतर्गत सूचना पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित तो किस सक्षम अधिकारी को देगा? धारा किसके अधीन? तो धारा 29 के अधीन। ये क्वेश्चन को 203 तरह से पूछा गया है, याद रखिएगा। इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा कराए जाने के लिए केंद्र सरकार को निर्दिष्ट कर सकेगा। तो कौन दोस्तों? सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी ही ये कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 54। इस अधिनियम की धारा के अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा कारित अपराध का अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से करने हेतु अंतरित किया जा सकता है, ठीक है। 30, 31, 32, 35, तो ऑप्शन नंबर ए धारा 30 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को मामले के अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर अंतरित कर सकेगी। तो ये कर सकेगी दोस्तों केंद्र सरकार। जब सीबीआई मामला होता है तो दोस्तों ये केंद्र सरकार का पावर हो जाता है, तो केंद्र सरकार ये कर सकती है, तो केंद्र सरकार करेगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभियुक्त को विचारण हेतु भेजे बिना इस अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान कर सकेगा सक्षम प्राधिकारी, अभिहित न्यायालय। दोस्तों को संज्ञान करने का काम जो है वो किसका है? न्यायालय का है, तो अभिहित न्यायालय इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्वेश्चन थे दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमारे फन क्वेश्चन। ठीक है, आपका कमेंट पे हमने ये वीडियो बनाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, बताइएगा, और कितने नंबर आपके आते हैं और किसकी तैयारी चल रही है, और इसके अलावा आपको कौन सा एक्ट को पसंद करते हैं, चाहते हैं, जिसमें आपको डिफ़िकल्टी कठिनाइयाँ सामने आ रही हों, प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। तैयारी में लग रही हैं, बिल्ड ऑफ लक, आप लाला का साथ दे आपको। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।